जयपुर की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जयपुर से बड़ी कार्रवाई की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े हुए सरगनाओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जयपुर, डूंगरपुर और सागवाड़ा में ईडी के ये छापे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर मुख्य तौर पर ये ईडी की छापेमारी हो रही है। दिनेश खोड़निया से जुड़े अशोक जैन के ठिकानों पर भी छापे डाले गए हैं। वहीं आरएलपी प्रत्याशी रहीं स्पर्धा चौधरी पर भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। पिछली बार फुलेरा से आरएलपी के टिकट से स्पर्धा चौधरी चुनाव लड़ी थी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं स्पर्धा चौधरी, और पेपर लीक गिरोह से बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं और इसी संबंध में ईडी ने यह छापा मारा है। ईडी की टीम सभी ठिकानों पर गहनता से जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के छापों में कई नेता बेनकाब हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ईडी पूरी तैयारी के साथ ये कार्रवाई करी। और सुबह सुबह इन जिन नेताओं का हमने जिक्र किया, जिनका नाम लिया, उनके ठिकानों पर पहुंचती और फिर उसके बाद अभी उनके घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई हो रही है। बाकायदा सुरक्षा कर्मियों के साथ ईडी की टीम पहुंची। हर बार जो तैयारी होती है, ये पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक की जांच जो है वो ईडी की इस तरह से जरूरी हो जाती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पेपर लीक कराकर ये जो पैसा कमाया गया, इन पैसों को फिर गलत तरीके से विदेश में लगाया गया, विदेश में भेजा गया। और जाहिर तौर पर ईडी की जो कार्रवाई का हिस्सा होता है, जांच का हिस्सा होता है, वो यही होता है कि काले धन को सफेद करके विदेश भेजना या विदेश से यहां गलत तरीके से लेकर आना पैसे भारत में। तो इसी लिहाज से ये जयपुर, डूंगरपुर और सांगवाड़ा में ईडी के बड़े छापे की जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर हड़कंप भी मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में, विशेष तौर पर क्योंकि तो हमारे दो सहयोगियों का हम रुख करते हैं। राकेश एक तरफ हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जयेश भी फोन लाइन पर हैं मौजूद। जयेश पवार डूंगरपुर से हैं, राकेश शर्मा जयपुर से हैं। राजधानी जयपुर का पहले जिक्र करते हैं। राकेश शर्मा, किन किन लोगों के ठिकानों पर ये छापे पड़ रहे हैं और जयपुर के कौन कौन से इलाके में, और राजस्थान के आपको किस हिस्से का पता चल रहा है डूंगरपुर के अलावा? जयेश से तो हम जानकारी लेंगे ही। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो पेपर लीक प्रकरण में चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, इस मामले को लेकर के लगातार शिकायतें भी यहाँ से की गई थी। राजस्थान से एसओजी ने भी इसमें कार्रवाई की थी और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। लेकिन जो आरपीएससी का जो मेंबर है बाबूलाल कटारा की पर कार्रवाई होने के बाद में तो बड़े मगरमच्छ थे, उन पर किसी तरीके से राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब पहली बार जो बागड़ में एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस का, दिनेश जो खड़ोलिया है, इनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई, खोड़निया के छापों पर कार्रवाई की गई है। और चूंकि इनकी सरकार में गहरी पैठ है और बहुत रसूखदार ये राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो दिनेश खोड़निया जो है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहां पर जो बना हुआ है। जो अशोक जैन हैं वो इनके करीबी हैं और इसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर जो ईडी की जांच में अभी तक सामने आया है और जो तथ्य एकत्रित हुए हैं, वो बाबूलाल कटारा से जो पूछताछ हुई है और जो आरोपी गिरफ्तार शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया था, इन तमाम लोगों से जो पूछताछ हुई है और जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। जयपुर में भी इनसे जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सांगवाड़ा और जो डूंगरपुर है, वहां जो नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, क्योंकि जो आरएलपी की जो एक प्रत्याशी रही है 2018 में स्पर्धा चौधरी, सुरेश ढाका जो पेपर लीक गिरोह का सरगना था, जिसके यहाँ ईडी ने भी, एसओजी ने, तमाम जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। स्पर्धा चौधरी और सुरेश ढाका के पेपर लीक गिरोह में तार जुड़े हुए मिले हैं और चूंकि जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता के तौर पर इनको देखा जाता है और इनका भी संबंध पेपर लीक गिरोह से जुड़ा हुआ सामने आया है। सुरेश ढाका जो मुख्य आरोपी है, सरगना है, उनके साथ साथ अब क्योंकि यूथ जो भविष्य है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इस तरीके से पेपर लीक प्रकरण का जो पूरा प्रकरण हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें पैसे की लेन देन हुई है और
इसकी जांच अब ईडी ये जो है गहनता से शुरू कर रही है कि अब तक बिल्कुल छोटे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी तक पकड़ से दूर थे। मैं आ रहा हूं राकेश आपके पास, डिटेल और लेता हूं आपसे। कुछ और सवाल भी हैं अभी हमारे जहन में भी हैं और जनता भी, जो हमारे दर्शक है वो भी समझना जानना चाहेंगे। जयेश, चूंकि डूंगरपुर से बाबूलाल कटारा और राकेश ने बताया कि बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ हो रही है, तो जिन अभी लोगों का नाम लिया या जिनके घर पर छापेमारी हो रही है, कुछ पता चल रहा है कि बाबूलाल कटारा का कनेक्शन इन लोगों से कैसे बना, कैसे जुड़ा, किसने इसमें मदद की? जयेश, कटारा की गिरफ्तारी, ईडी ने जब गिरफ्तारी की थी उसके बाद से एक बड़ा सवाल था कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए सरकार को उसकी सिफारिश किसने की थी, वागड़ के किन किन कांग्रेसी नेताओं ने इसकी सिफारिश की थी, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिनेश कोडनिया जो है वो मेवाड़ वागड़ में एक बड़ा नाम है। यहाँ की जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उनमें दिनेश कोडनिया का बड़ा और अहम रोल रहता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि बाबूलाल कटारा की नियुक्ति में भी दिनेश कोडनिया का कहीं न कहीं रोल होगा और बाबूलाल कटारा से इनके करीबी संबंध हो सकते हैं। हालांकि उन नामों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए किन किन लोगों ने सिफारिश की थी। लेकिन आज की जो कार्रवाई दिनेश कोडनिया के ठिकानों पर ईडी की रेड की है, उससे एक चीज जाहिर बात निकल के आई कि कहीं न कहीं इस पूरे जो पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा से जो दिनेश कोडनिया के संबंधों पर पुष्टि एक तरह से ईडी कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। और रही बात दिनेश कोडनिया के डूंगरपुर में जिले में सागवाड़ा शहर में उनके निवास और उनके जो समधी हैं अशोक जैन, जो पंचायत समिति में अकाउंटेंट के पद पर थे और 4 महीने पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया है। जो अशोक जैन है वो इतना बड़ा नाम नहीं है कि उनके घर पे ईडी की कार्रवाई हो, लेकिन क्योंकि दिनेश कोडनिया उनके समधी हैं, ऐसे में उनके घर पे कार्रवाई को भी दिनेश कोडनिया के ठिकाना मानकर कार्रवाई करना ही बताया जा रहा है। इसके अलावा दिनेश कोडनिया के जयपुर स्थित आवास और मुंबई के ठिकानों पर भी कार्रवाई की सूचना है। और इस पूरे मामले में खास बात यह है कि दिनेश कोडनिया मेवाड़ वागड़ में एक बड़ा नाम है जो राजनीतिक नियुक्तियों को देखता है। और दिनेश कोडनिया इससे पहले महिला प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन जिलाध्यक्ष पद के हटने के बाद में भी वो लगातार जो वागड़ मेवाड़ के जो कांग्रेस के निर्णय है उनमें उनका बड़ा रोल रहता है। ठीक है जयेश, आप नजर रखें और राकेश आप भी पूरी खबर पर लगातार नजर रखें। अपडेट जैसे जैसे आएगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर पर फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जयपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, यहां अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग लोगों के प्रतिष्ठानों पर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। निकलकर क्या कुछ सामने आता है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि ईडी की तरफ से कोई ब्रीफिंग प्रेस की तरफ से जरिए नहीं की जाती है। हाँ, यह जरूर है कि जरूरत पड़ने पर ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जरूर जारी होती है। तो नजर हर डेवलपमेंट पर, हर गतिविधि पर रहेगी इस खबर की। लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर जयपुर से है, जहां आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति, केंद्रीय नेतृत्व के दौरों पर इस कोर कमेटी में माना जा रहा है कि चर्चा, क्योंकि पहली लिस्ट तो आ चुकी है 41 उम्मीदवारों की, दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन अब जरूरी यह हो जाता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो क्या चुनाव की रणनीति हो। संकल्प पत्र बनाने के लिए पूरे प्रदेश में वाहनों को भेजा गया है, जिसमें लोग अपने सुझाव डाल रहे हैं, अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को वहां पर लिखकर संकल्प जो वाहन है उनमें दे रहे हैं। लेकिन अब रणनीति बनानी जरूरी है, कैसे बीजेपी बहुमत लेकर आए, आगे बीजेपी रहे। और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व जब दौरे करने के लिए आएगा, सभा कहां पर आयोजित की जाए, क्योंकि एक चरण में चुनाव होने हैं, तो कहां पर किस उम्मीदवार के लिए, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, किस जिले में ये दौरा कराया जाए जहां पर पार्टी को फायदा मिले। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज राजस्थान कोर टीम के जो नेता हैं वो सभी इकट्ठा होंगे शाम को और बैठक करेंगे। और इस बैठक में बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 5 बजे होनी है बैठक, और इस बैठक में इन्हीं सब मसलों पर चर्चा की जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर। सौरभ गृहस्थी से बात करते हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, अब दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे। एक तो 41 सीट के उम्मीदवार घोषित हो गए, अगली सीट पर क्या कुछ होगा, क्या उम्मीदवार होंगे, क्या लिस्ट आएगी, वो तो काम चलेगा ही। लेकिन राजस्थान कोर टीम ये सुनिश्चित करना चाह रही है ताकि प्लान
चुनावी रणनीति को लेकर और केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर आगे सौंपा जा सके। महत्वपूर्ण है बैठक, सभी नेता इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे, चाहे बात बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हो या फिर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो, और इसके अलावा जो राजस्थान के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तमाम इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक जो है वो शुरू होगी, लेकिन अब जो बैठकें हो रही है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि 40 सीटों में 41 सीटें जिस प्रकार की पार्टी ने घोषित की है, उसके बाद पार्टी के पक्ष में और विरोध में किस प्रकार का माहौल बना है उस पर चर्चा हो रही है। कौन कौन नेता जो है वो एक बागी या फिर कह सकते हैं कि पार्टी का विरोध जो है वो एक तरह से कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर जो है वो चर्चा होगी, उन्हें किस प्रकार से शांत किया जाए। क्योंकि देखिए अब 41 सीटों की घोषणा के साथ ही अब शेष बची सीटों पर भी घोषणा जो है वो होनी है। तो इस विरोध को देखते हुए ये भी तय किया जा रहा है कि आने वाली सीटें जो दूसरी लिस्ट है उसको जल्दी लाया जाए या फिर उसका लिए कुछ वेट जो है वो किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार का विरोध देखने को मिला उसके बाद पार्टी ये सोच रही कि कुछ दिन और जो है वो इसे डिले किया जा सकता है। और साथ ही अगले सप्ताह जो है वो संभवतः सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह के कार्यक्रम तय होने वाले हैं और भी कई नेताओं के कार्यक्रम जो है वो होने वाले हैं। तो उन तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो होगा, तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन जो हाल के दिनों में विरोध हो रहा है वो इस बैठक का प्रमुख कह सकते हैं कि उसकी छाया जो है वो इस बैठक पर नजर आएगी। जी सौरभ, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए क्योंकि एक और खबर है महत्वपूर्ण, उसका हम रुख कर रहे हैं। पहले दर्शकों को बता दें खबर क्या है, फिर उस पर आपको अपडेट हम लेंगे आपसे। फिलहाल बता दें ये भी खबर जयपुर से ही है क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा होना है और अगले हफ्ते जयपुर जेपी नड्डा आ सकते हैं। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सोमवार को जयपुर आने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। तो जयपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले हफ्ते यानी सोमवार के दिन यह बताया जा रहा है कि आ सकते हैं। सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे और जानकारी लेंगे। सौरभ, पहले 2 दिन का एक कार्यक्रम था आने का, 10 और 11 का गलत नहीं हो तो, फिर उसके बाद अब वो प्रोग्राम तो पोस्टपोन हो गया था, यानी अब सोमवार का प्रोग्राम फिर से बन रहा है जेपी नड्डा का। कहां आएंगे, क्या कुछ बैठकें होंगी या चुनावी सभा होगी? जी बिल्कुल, पहले जो है वो संभाग स्तर पर बैठकें होनी थी, अलग अलग संभागों में को जाना था, वो कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गया था। अब फिर कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। बताया जा रहा है कि 16 और 18 तारीख को जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। इसमें जयपुर में संभवतः 16 तारीख को बैठक जो है वो ले सकते हैं। तमाम पदाधिकारियों की, तमाम बड़े नेताओं की बैठक जो है वो ली जा सकती है। किस प्रकार का चुनाव कैंपेन जो है वो पार्टी का चलना है उस पर का लेकर जो पार्टी द्वारा प्रेजेंटेशन जो है वो जेपी नड्डा को दिया जा सकता है और क्या कुछ रणनीति तय की जा सकती है, उन तमाम पहलुओं को लेकर जेपी नड्डा जो है वो चर्चा कर सकते हैं। संभावना ऐसी भी है कि दूसरी जगहों पर भी जेपी नड्डा इन 2 दिनों के दौरे में जा सकते हैं। जी शुक्रिया सौरभ गृहस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नजर बनाए रखें सभी घटनाक्रमों पर, राजनीतिक तौर पर जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे आपके जरिए दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया। तो बीजेपी ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी क्या की, वो उसके गले की फांस बनती जा रही है। पार्टी एक तरफ जीत की रणनीति पर माथापच्ची कर रही है तो दूसरी ओर उसके अपने ही नेता सिरदर्द बन रहे हैं। पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है, लेकिन हर रोज बगावती सुर नए सिरे से उभर कर आते हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर घमासान, कलह कंट्रोल का दावा करते बीजेपी नेता। कलह के बीच बीजेपी कैसे करेगी राजस्थान फतेह? टिकट के बंटवारे के साथ बीजेपी में शुरू हुई विरोध की चिंगारी को शांत करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले विरोध का अड्डा बनते जा रहे हैं। बात अजमेर की करते हैं, जहां पर मैं नहीं आया हूं, मुझे गांव की, शहर की जनता लेकर आई है और ये लेकर आई है कि इनके आप
वहां पर चले और हम आपको बात कराते हैं। आज ये स्थिति क्यों आई? ये इसलिए आई कि हमारे यहाँ पर एक संगठन में एक सर्वोच्च व्यक्ति और उन्होंने अपनी दुकान चला रखी है, जैसा कहता हूं विधायक ने, जो हमारे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जिनका कि उनको जिताने में हमारा योगदान रहा, उसको पूछते तक नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर में चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेता सुभाष काबरा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि अगले 1 या 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है सभी राजनीतिक दलों में, क्योंकि राजनीति स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपनी आकांक्षा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रयास करते हैं। टिकट मिलने के बाद में स्वाभाविक प्रतिक्रिया परिवार में छुड़ाती है। बीजेपी जयपुर एक तरफ संकल्प पत्र तैयार करने में जुटी है, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में टिकट बंटवारे पर हाय तौबा हो रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, इस नाते पार्टी सोच के चलती है। तो कोई विधानसभा में है, बाकी सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे स्थान होते हैं जहाँ संगठन में अनेक स्थान होते हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को कहीं कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। तो सभी लोगों के लिए ये तय है कि कहीं किसी को छोटा मन करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी सोचती है। सीपी जोशी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी ताजा तस्वीर है सीकर की, जहां टिकट वितरण से खफा पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा ने फतेहपुर विधानसभा सीट पर श्रवण चौधरी को टिकट देने का विरोध किया है। इतना ही नहीं, समर्थकों के साथ बैठक के बाद 16 अक्टूबर को एक बड़ी सभा का ऐलान किया है। आपने कोई घबराने की आवश्यकता को नहीं, जी का पीछे इतनी बड़ी ताकत है, वो कार्यकर्ता या तो 16 तारीख है या 17 तारीख है, आपने दिया समय मिले वो स्थान भी बता दिया जाएगा और इस कार्यक्रम सीकर के अलावा कोटा में विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। यहां पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरे जन्मदिन पे 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और मैंने इसीलिए तय किया कि पार्टी, मुझे आशंका है कि पार्टी हो सकता है किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन मैंने पार्टी को निवेदन किया है कि पार्टी मेरे बारे में विचार करे। उधर हिंडौन में भी बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी जाटव का विरोध हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी कर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। टोंक के देवली उनियारा में भी प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर विरोध किया जा रहा है। हर दिन बीजेपी के कद्दावर जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विरोध की आग दिन ब दिन धधक रही है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बीजेपी की लगातार बात हो रही, तो कांग्रेस की बात भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में भी गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की, जी हां, पीसी की बहुप्रतीक्षित बैठक, इंतजार जिसको सबको था, है इंतजार, वो आज होनी है। शाम 5 बजे का वक्त है इस बैठक का। प्रदेश चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले यह महत्वपूर्ण मीटिंग है। कमेटी के सदस्य टिकटों को लेकर चर्चा करेंगे, और जैसा होता ही है कांग्रेस में, ये एक तरह से कहीं की रवायत है, या फिर इसको कहिए कि एक यही तरीका है कांग्रेस में, टिकट के मंथन का, टिकट के बंटवारे का, टिकट पर फैसले का। पहले पीईसी की यानी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है, वो नाम आगे बढ़ाती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी के पास वो नाम जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी उसमें काट छांट करती है या उसमें नाम जोड़ती है, फिर वो लिस्ट आगे जाती है सीईसी,
जो केंद्रीय चुनाव समिति है जिसकी बैठक 17 अक्टूबर को होनी है एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में, और फिर अंतिम मोहर लगेगी। बाबूलाल धायल से बात करते हैं। पहली तीसरी मीटिंग तो 17 को होगी, लेकिन आज की मीटिंग पर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बाबूलाल धायल, तो आज माना जाए कि 60-70 लिस्ट पर 3-4 व्यक्तियों का, हर सीट पर दावेदारों का नाम होगा, पैनल तैयार होगा? बिल्कुल, पैनल पर आज फाइनल मंथन है और काफी उत्साहित हैं जो नेता जिनको लगता है कि हमें टिकट मिलेगा। एक्सरसाइज बहुत लंबी करी इस बार कांग्रेस पार्टी ने, और जो दावेदार हैं वो भी जमे हुए हैं जयपुर में, और आज जब पीसी की बैठक होगी तो उसके बाहर भी जो दावेदार हैं, उनके समर्थक हैं, वो दबाव बनाने की भी कोशिश करेंगे और अपनी आवाज भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो भी नेता हैं उन तक। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है सूबे में, उसे देखते हुए बीजेपी ने टिकट पहले बांटे, इसलिए वो बढ़त लेने की कोशिश की एक मनोवैज्ञानिक तौर पर। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमारे टिकट तो 18 तारीख के बाद ही आएंगे, तो अभी भी वक्त है। लेकिन उससे पहले जो फाइनल राउंड में जाती हुई कांग्रेस पार्टी की एक्सरसाइज आज पीसी हो जाएगी, कल स्क्रीनिंग कमेटी और फिर उसके बाद सीसी। तो अभी भी जो दावेदार है वो आखिरी वक्त तक पूरी जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आज के बाद में सारा का सारा जो मोमेंट है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा पहली लिस्ट का। तो आज कौन बैठक नेता आ रहे हैं, इसमें भी जोड़िएगा जरा बाबूलाल जवाब में। जी देखिए, अध्यक्षता गोविंद डोटासरा करेंगे क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट रहेंगे। कुल मिला के कोई 2.5 दर्जन नेता हैं जो पूरे, जिन लोगों के पास पूरा फीडबैक है, सर्वे की रिपोर्ट्स है, वो साझा की जाएगी, विचार विमर्श होगा और फिर एक एक नेता अपना राय मशवरा देगा और पार्टी के नेता पैनल पर डिस्कशन करके और फिर सीसी में भिजवा देंगे। आज देर रात या कल सुबह तक ये जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली चले जाएंगे, स्क्रीनिंग कमेटी में भी ये लोग शामिल रहेंगे। बाबूलाल धायल, एक बात यह भी कि बीजेपी को लेकर यह माना जा रहा है कि उन्होंने बढ़त बना ली है पहले लिस्ट लाकर। कांग्रेस में माथापच्ची अभी भी है, मीटिंग्स का दौर चलना है, लेकिन जो बीजेपी में दर्जन भर से भी ज्यादा नाम ऐसे सामने आ रहे हैं, नाराजगी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुछ लोग खम ठोक कर कह रहे हैं कि हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी से टिकट ले आएंगे। तो कांग्रेस इसको लेकर क्या सबक सीख रही है? पहले से ही रूठने मनाने का दौर शुरू हो गया या फिर जब टिकट की घोषणा होगी उसके बाद ये शुरू होगा? जी देखिए, अभी मान मनहवल का दौर कांग्रेस में शुरू नहीं होगा जब तक कि टिकटों की घोषणा नहीं हो जाती, क्योंकि बीजेपी की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। ये जो 41 टिकट आए उनमें 40 सीटों पे पार्टी हारी हुई थी। सिर्फ एक सीट जो विद्याधर नगर की है जहां से दिया कुमारी को टिकट दिया गया है, वहां से नरपत सिंह राजवी विधायक थे। तो बीजेपी ने उन कमजोर सीटों पर पहले घोषणा करी है। उनको पता था कि विरोध होगा, तो विरोध को थामने के लिए, विरोध को रोकने के लिए और जो नेता बगावत कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वक्त पार्टी ने जरूरी समझा कि इस पहले टिकट दे दिए जाएं, जो विरोध करेंगे उनको समझा लेंगे। अब कई लोग बगावत की तैयारी कर रहे हैं, दावे करेंगे हम तो चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी के पास में बहुत कुछ चीजें होती हैं, उनके पास में उन्होंने कमेटी बना दी है कैलाश चौधरी के नेतृत्व में, वो बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा जगाने की कोशिश हो रही है कि आपका समर्पण जरूरी है। अगर आप पार्टी के साथ हैं तो आपको रहना ही पड़ेगा, कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, आपको सरकार आने पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो बीजेपी सबक ले रही होगी, कांग्रेस भी उसी हिसाब से कुछ रणनीति तैयार कर रही होगी। आएंगी तो यहाँ पर भी बगावत के सुर तो सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि जिसकी कटेगी वो तो विरोध करेगा ही, वो भी मैदान में उतरेगा, समर्थकों के साथ में दमखम दिखाएगा और ये कहेगा कि मेरा पत्ता काटा गया है तो मैं इसको जीतने थोड़ी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हर कोई आखिर तक ये उम्मीद करेगा कि उसका टिकट पक्का है और उसको टिकट मिलने जा रहा है जब तक टिकटों के ऐलान नहीं हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल धायल। शाम की 5 बजे की बैठक को नजर बनाकर रखें, जो भी डेवलपमेंट होगा आपसे बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब प्रतापगढ़ की खबर आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हार्डकोर बदमाश रेहान अहमद रासुका में बंद कर लिया गया है। रेहान पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में 16 गंभीर मामले दर्ज हैं। अरनोद थाने का हिस्ट्री शीटर है रेहान अहमद। तो ये जैसा हम आपको लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाताओं के जरिए अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पुलिस की मुस्तैदी, चौकसी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस लिहाज से भी पुलिस की चौकसी बढ़ती जा रही है। ना तो सिर्फ वो जो लाइसेंसी हथियार है वो जब्त किए जा रहे हैं, बल्कि जो हिस्ट्री शीटर हैं। देखिए, हार्डकोर बदमाश रेहान अहमद को रासुका में, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है
उसके तहत बंद कर लिया गया है। किसी आशंका के चलते कि वो गड़बड़ कर सकता है, चुनाव में गड़बड़ कर सकता है या फिर वो शांति भंग कर सकता है, तो इस लिहाज से पुलिस ने रासुका में रेहान अहमद को, हार्डकोर बदमाश को बंद कर लिया है। प्रतापगढ़ प्रशासन द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत हार्डकोर अपराधी रेहान को निरुद्ध कराने की प्रक्रिया की गई है। रेहान जो है वो इसी वर्ष बांसवाड़ा में 2 जगह पे फायरिंग के मामलों में, इसके अलावा प्रतापगढ़ में एक्सटॉर्शन के मामले में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसके ऊपर 16 मुकदमे हैं। इससे पूर्व में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान के विभिन्न जिलों में अलग अलग जगह पर 16 मुकदमे, जिसमें रतलाम में 6 मुकदमे, उज्जैन में 1 मुकदमा, अन्नपूर्णा जिला इंदौर में 1 मुकदमा, प्रतापगढ़ थाने में 5 मुकदमे, अरनोद में 1 मुकदमा और बांसवाड़ा में 2 मुकदमे इस हार्डकोर अपराधी पर है। इस हार्डकोर अपराधी द्वारा इसके अपने साथियों द्वारा नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में एक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें 5 देसी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और 759 राउंड जब्त हुए थे। वो भी ये और इसके साथियों से जब्ती की प्रक्रिया के बाद ये मुलजिम बने। इसके अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल पर थाना अरनोद में इस हार्डकोर अपराधी द्वारा फायरिंग 2020 में की गई थी। इस अपराधी की जो लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसके जो अपराधी करते थे और बार बार लोगों पर फायर करना, धमकी देने जैसी चीज़ें चल रही थी, उससे लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रखा था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इसी कारण कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन देकर इसको निरुद्ध कराने की प्रक्रिया की गई है। अजमेर की भी बड़ी खबर आपको बताते हैं। किशनगढ़ रूपनगढ़ पुलिस ने यहां पर भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 15 लाख की नकदी समेत 2 युवकों को पकड़ा है। नाकेबंदी के दौरान करकेड़ी चौराहे पर एक कार्रवाई हुई है। किशनगढ़ से कार में नकदी लेकर ये दोनों जा रहे थे। करकेड़ी निवासी भागचंद जाट घासीराम को पकड़ा गया है। जब्त रकम को लेकर युवकों से पूछताछ की जा रही है। तो मनवीर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे ब्रेकिंग न्यूज पर अपडेट लेंगे। मनवीर, साफ तौर पर आचार संहिता लगी हुई है, एक तय राशि से ज्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते हैं। कुछ पता चला, क्या कह रहे हैं युवक पूछताछ में? देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन विभाग ने जब आचार संहिता को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उसने स्पष्ट कर दिया था कि आचार संहिता के जो नियम है उनकी पालना बड़ी सख्ती के साथ होगी। खास तौर के ऊपर जो नजर रहेगी वो धनबल के ऊपर रहेगी। अगर धनबल का इस्तेमाल कहीं होता हुआ नजर आया, निर्वाचन विभाग की कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और ये पहली बड़ी कार्रवाई हम ये कह सकते हैं कि अजमेर में देखने को मिली है, जहां पर कि 15 लाख रुपए की नकदी के साथ में ये 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। करकेड़ी चौराहे के ऊपर नाकाबंदी की जा रही थी और उसी दौरान जब ये कार वहां पर पहुंची है तो तलाशी के दौरान ये रकम बरामद हुई है। इस रकम को जो लेकर के जा रहे थे वो करकेड़ी निवासी भागचंद जाट और घासीराम नाम से दोनों युवक थे, जिनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मंशा के साथ में इतनी बड़ी रकम के साथ ये दोनों जो व्यक्ति है वो यात्रा कर रहे थे। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो आयकर विभाग को भी दी गई है और जो जब्त रकम है वो आयकर विभाग को सौंपी जाएगी। मनवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। गंगानगर से जहां पर पाक की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। क्षतिग्रस्त पाक ड्रोन के साथ ड्रग्स भी जब्त की गई हैं। लगभग 2 किलो संदिग्ध ड्रग्स मिलने की सूचना मिल रही है। स्थानीय पुलिस और बीएसएफ ने नाकाबंदी की हुई है। श्री करणपुर सेक्टर के 11 FA का ये मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने उसी ड्रोन की जिसे बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इस ड्रोन को मार गिराया है। 2 किलो की खेप भी बताया जा रहा है कि संदिग्ध ड्रग्स मिली है और पाक की नापाक हरकतें लगातार जारी रहती हैं। घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहती है। श्री गंगानगर वो इलाका, वो जिला जहां की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करती है, पाकिस्तान से टच करती हैं और यहां ये ड्रोन नापाक काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जाहिर तौर पर भेजा गया था। अशोक शर्मा, जिन्होंने इस खबर के ब्रेक करने के साथ ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाई, उनसे बात करेंगे। अशोक, ये 2 किलो बताया जा रहा है कि संदिग्ध ड्रग्स भी पकड़ी गई है, कैसे हुआ इसका खुलासा और कैसे बीएसएफ ने कामयाबी पाई?
देखिए रविंद्र जी, सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अक्सर न केवल मादक पदार्थों की तस्करी बल्कि अब तो वेपन्स की तस्करी के भी मामले सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में बीती रात का ये मामला है जहां श्रीकरणपुर सेक्टर के 11 FA में जब BSF के सजग और सतर्क जवानों को ड्रोन की हमिंग साउंड सुनाई दी तो उन्होंने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए और फायर कर पाकिस्तानी ड्रोन को नीचे गिरा दिया। कल सुबह जब BSF के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो मौके से 2 किलो 200 ग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ जब्त हुआ क्षतिग्रस्त ड्रोन के साथ में। तो ऐसे में स्थानीय पुलिस के सहयोग से BSF के द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ नाकेबंदी की जा रही है ताकि यदि संदिग्ध कोई व्यक्ति उस सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने आया हो तो उसको भी धर दबोचा जा सके। फिलहाल BSF और के साथ साथ वहां की इंटेलिजेंसी और स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शर्मा, फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब यह खबर राजसमंद से आपको बताते हैं, जहां पर राजसमंद के केलवा से खबर है। महाकाल गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। आरोपियों से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 4 थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। कल या यूं कहें कि कुल मिलाकर 6 लोगों की गैंग मिलकर वारदात को अंजाम दिया करती थी, यानी 6 लोग इनके गैंग के सदस्य थे। फिलहाल 4 आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से और की जा रही है, क्योंकि 6 लोग थे जो बताया जा रहा है कि मिलकर ये गैंग चलाते थे। 2 पकड़े गए हैं, 4 की तलाश अभी जारी है। बड़ी खबर है क्योंकि राजसमंद के केलवा में आसपास के इलाकों में वारदातों को अंजाम देते थे और इसी लिहाज से महाकाल गैंग इन्होंने अपना नाम रखा हुआ था और इसी नाम से ये विख्यात थे, कुख्यात थे। कहिए 2 बदमाश गिरफ्तार कर ले गए। अलकेश सनाडे से बात करते हैं, राजसमंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, कैसे गिरफ्तारी हुई और बाकी 4 के बारे में क्या पुलिस बता पा रही है? जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में लगातार वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और केलवा थाना अधिकारी संजय गुजर, उनको यह सूचना मिली थी कि कुछ 2 संदिग्ध व्यक्ति है जो बाइक लेकर इलाके से गुजर रहे हैं, जिनकी बाइक जो शायद बाइक चोरी की भी हो सकती है। ऐसे में संजय गुजर के नेतृत्व में उन आरोपियों को डिटेन करके उनके जब गाड़ी के कागज मांगे गए तो आरोपी कागज देने में नाकाम रहे और फरार होने की कोशिश करने लगे। तो ऐसे में पुलिस ने उनको गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। ये आरोपी जो इन्होंने महाकाल गैंग के नाम से एक अपना गिरोह बना रखा है जिसमें 6 शातिर बदमाश शामिल थे और ये सुनसान इलाके या जहाँ 2 पहिया वाहन जो खड़े होते थे उनको ये निशाना बनाते थे। इन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने जो 9 चोरी की बाइक भी इनके कब्जे से बरामद की है। हालांकि पुलिस ने जब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 अन्य आरोपी भी इनकी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन अब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि जो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है उनकी निशानदेही पर पुलिस इन आरोपियों को दबोच लेगी और दबोचने के बाद जो इलाके लगातार वाहन चोरी की जो बढ़ती जो घटनाएं सामने आ रही थी उन तक कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा सकेगा। और पुलिस ने इनकी 9 चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है, जो कहीं न कहीं एक बड़ी बात पुलिस के लिए बताई जा रही है। और हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। शुक्रिया अलकेश सनाडे, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अब जयपुर की खबर बताते हैं आपको, जहां पर आज से शिक्षक सम्मेलन की शुरुआत होगी। प्रदेश में आज से शुरू हो रहे शिक्षक सम्मेलन और 2 दिन तक प्रदेश के सभी जिलों में इन शिक्षक सम्मेलनों का आयोजन होगा। शिक्षकों की समस्या, नवाचारों पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। तो आज का दिन खास है, या कहें कि आज शुरुआत है और 2 दिन तक ये कार्यक्रम होंगे। आज से शिक्षक सम्मेलन शुरू हो रहा है, पूरे प्रदेश में चलेगा और इसकी शुरुआत हो रही है। 2 दिन तक प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षक सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। शिक्षकों की समस्या जो है, नवाचारों के अलावा और भी अलग अलग मसलों पर मंथन किया जाएगा, यानी शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी की जाए, बेहतरी की जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। भीलवाड़ा से खबर है, जहां भीलवाड़ा से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई। रायला के पास बदमाशों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, इससे खिड़की के कांच टूट गए। घटना के बाद ट्रेन में बैठे यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर कांच की जांच की। वहीं स्टेशन मास्टर की शिकायत पर पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इससे पहले भी
मंगरोप के पास ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे और पटरियों पर पत्थर और सरिये रखकर ट्रेन डीरेल करने की कोशिश की गई थी। एक्सप्रेस ट्रेन जब रायला यार्ड में प्रवेश करते समय गार्ड महोदय ने, वंदे भारत ट्रेन के गार्ड महोदय ने स्टेशन मास्टर रायला रोड को नोट कराया कि किसी ने गाड़ी पर पत्थर फेंका है। तो आगे हमने पुलिस अधिकारियों को नोट करवाया और अपने ऊपर इंचार्ज को नोट करवाया और आगे की कार्रवाई पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जयपुर सीमा में स्थित हर पेट्रोल पंप अनुज्ञप्ताधारी को, यानी जिसका पेट्रोल पंप है, जो पेट्रोल पंप संचालक है, जो पेट्रोल पंप मालिक है, उन्हें कम से कम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल और 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पेट्रोल पंप डीजल अनुज्ञप्ताधारी चुनावों के काम में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, ऑयल की उपलब्धता लगातार बनाए रखने के लिए 4 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही जारी कूपन के आधार पर लिस्ट में अंकित पेट्रोल पंपों के जरिए वाहनों को पेट्रोल, डीजल और ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष रजा कादरी सऊदी अरब में 8 महीने तक जेल में बंद रहे। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने मस्जिद के पास भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाई थी। बहरहाल वो 8 महीने बाद अपने घर लौट आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। निवाड़ी के रजा कादरी हमारे साथ हैं। ये सऊदी अरब गए थे अपनी दादी को हज कराने और हज यात्रा के दौरान इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और उसके बाद इनको करीब 8 महीने सऊदी अरबिया की जेल में बिताना पड़ा। अब वो अपने घर, उनकी वतन वापसी हो चुकी है, वो आ चुके हैं, हमारे साथ हैं। हम सीधा राजा जी से जानते हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। राजा जी, किस तारीख को आप दादी के साथ हज यात्रा पे गए थे? मैं 21 जनवरी को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से सीधे जद्दे के लिए फ्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। दादी जी की उम्र ज़्यादा है, उनकी इच्छा थी कि कब ऊपर चले जाएं, अल्लाह के पास चले जाएं। मेरी अंतिम इच्छा दादी कही थी कि मुझे एक बार वहाँ पे उम्रा करा के ले आओ। इससे पहले 2001 या 2002 में दादी दादाजी के साथ हज करके आई थी। जी, तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पोस्टर दिखाया, उसके बाद आपके साथ इस तरह का सलूक क्यों हुआ? ये मुझे नहीं पता, यहाँ से किसने कंप्लेन की। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ और सारी गांव में जमीन विवाद में मारपीट भी हुई। 2 भाइयों में खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को फिलहाल चिड़ावा अस्पताल में भर्ती किया गया है। उप जिला अस्पताल से झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। हालत को देखकर सूचना के बाद चिड़ावा अस्पताल सुल्ताना पुलिस पहुंच गई। तो बड़ी खबर झुंझुनू से बता रहे हैं, 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, जमीन को लेकर ये कुछ विवाद। झुंझुनू के सारी गांव का मामला है। सारी गांव में ये दोनों भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले तो चिड़ावा अस्पताल में भर्ती किया गया, हालत गंभीर थी तो इसे उप जिला अस्पताल में रेफर किया। इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने रिलायंस फाउंडेशन के काम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन का काम हमारे ओलंपिक वैल्यूज को दर्शाता है। उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के काम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो इस बात से काफी प्रभावित हुए कि रिलायंस फाउंडेशन में भारत के कोने कोने से बच्चों को लाया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं या यानी कि अपेक्षित बच्चे हैं। वैसे बच्चों को रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से बेहतर शिक्षा और सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही भविष्य में खेल के क्षेत्र में अपने आप को निखारने के लिए भी मौका दिया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। I had a visit there together with our IOC colleague and friend Nita Ambani to their Reliance Foundation and the programs they're offering there to the kids and youth with regard to sport and education. And I must say I'm really deeply impressed what is being done there by Reliance and her team.
because you see there are kids from all over India in this center, and most of them are coming from underprivileged families. अच्छा, दरअसल भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 14 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का बहुत बड़ा इवेंट मुंबई में होने जा रहा है। पिछले 40 सालों में पहली बार भारत आईओसी के सेशन की मेजबानी करेगा। आईओसी सेशन ओलंपिक मूवमेंट की सबसे सुप्रीम बॉडी है। ओलंपिक गेम्स के लिए आयोजन स्थलों के चयन का फैसला इसी सेशन में होता है।